नमस्कार साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम समझ रहे हैं 10वीं कक्षा के भूगोल विषय को और आज के सेशन में एक नया अध्याय शुरू करने वाले हैं जो कि है चौथा अध्याय जिसका नाम है कृषि। तो इस पूरे अध्याय में हमें क्या क्या बातें समझनी है। सबसे पहले हम समझेंगे कि कृषि क्या होती है और इसकी आधारभूत विशेषताएं कौन कौन सी है। भारत में कृषि के अलग अलग प्रकार कौन से हैं। फिर हमें समझना है कि फसल ऋतुएं क्या होती हैं और भारत में 3 प्रमुख फसल ऋतुएं कौन कौन सी है जिन्हें हम रबी, जायद और खरीफ के नाम से जानते हैं। फिर हमें भारत की कुछ प्रमुख फसलों के बारे में आधारभूत बातें करनी है, जैसे कि गेहूं के बारे में, चावल के बारे में, दाल, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, गन्ना, चाय, कॉफी, इन सब फसलों के बारे में बेसिक बातें करनी है। और कुछ हमें बागवानी फसलें यानी कि फलों के बारे में आधारभूत बातें समझनी है। कुछ अखाद्य फसलें जैसे कि कपास, जूट, रबर, इनके बारे में भी समझना है। और अंत में हमें यह समझना है कि भारत में कृषि के विकास के लिए कौन कौन से तकनीकी और संस्थागत सुधार किए गए हैं। तो आज के इस पहले भाग में हम कृषि की कुछ आधारभूत बातें और कृषि के प्रमुख प्रकार, प्रमुख रूप से भारत में कौन कौन से किए जाते हैं, उनको हम समझने वाले हैं। तो आज के इस सेशन में जो भी हम समझेंगे उससे अपनी कॉम्पिटेंसी क्या विकसित हो पाएगी। आज के सेशन में हम जो भी बातें पढ़ेंगे उससे अपनी कॉम्पिटेंसी क्या विकसित होगी। हम समझ पाएंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास में कृषि का क्या महत्व है, कृषि की क्या भूमिका है। तो शुरू करते हैं कृषि को समझना। जब भी हम कृषि शब्द सुनते हैं हमारे दिमाग में क्या चित्र बन जाता है। हमारे दिमाग में यह आता है कि भूमि होगी, किसान भाई बहन उस पर कुछ फसल उगा रहे होंगे, खेती कर रहे होंगे। लेकिन कृषि में सिर्फ फसल उगाना ही नहीं आता है। फसल उगाने के साथ इसमें पशुपालन, मछली पालन, दुग्ध उत्पादन और डेयरी भी आता है। तो कृषि में खेती के साथ साथ कुछ दूसरे आयाम भी शामिल है। लेकिन इस अध्याय में हमें कृषि में प्रमुख रूप से खेती को ही पढ़ना है। तो ये खेती या यूं कहे कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। मतलब खेती में हम सीधे तौर पर प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके फसल का उत्पादन करते हैं। जैसे कि हम मिट्टी का उपयोग करते हैं, जैसे कि हम सूर्य के तापमान का, वर्षा और आर्द्रता का, इन सब प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके फसल उत्पादन करते हैं। तो इसीलिए खेती या कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। भारत में प्राचीन समय से ही हम खेती करते आए हैं और भारत के संदर्भ में कृषि एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है। आज भी भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 2/3 हिस्सा यानी कि लगभग 66% हिस्सा जो है वो कृषि और कृषि से जुड़े कार्यों में लगा हुआ है। भारत में समय के साथ साथ कृषि के तरीकों में हमें बदलाव देखने को मिला है और आज भी भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की कृषि की जाती है। तो भारत कृषि की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण देश है और आज भी लगभग 2/3 जनसंख्या यानी कि 66% जनसंख्या कृषि और कृषि से जुड़े कार्यों में लगा हुआ है। यानी कि रोजगार की भी बात की जाए तो भारत के संदर्भ में कृषि एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्थिक क्रिया है। ये एक प्राथमिक गतिविधि है जिसमें हम प्रमुख रूप से फसलों का उत्पादन प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करके करते हैं। तो इसमें खाद्यान्न उत्पादन के साथ साथ अलग अलग उद्योगों के लिए कच्चा माल का उत्पादन भी होता है। कृषि में सिर्फ हम अपने खाने के लिए ही चीजें नहीं उगाते हैं, मतलब गेहूं, चावल, दाल, मक्का, ज्वार, बाजरा यही नहीं उगाते हैं, बल्कि अलग अलग उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करते हैं। जैसे कि कपड़ा उद्योग के लिए कपास, जूट और रबर उद्योग के लिए रबर भी अपनी खेती से ही पैदा होता है। साथ ही कुछ कृषि उत्पादों को हम दूसरे देशों को भी बेचते हैं, कुछ कृषि उत्पादों का हम निर्यात भी करते हैं। जैसे कि
चाय, कॉफी, इसका हम बड़ी मात्रा में दूसरे देशों को बेचते हैं। साथ ही अलग अलग प्रकार के मसाले मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी हिस्से में बड़ी मात्रा में होते हैं और इनको हम दूसरे देशों में बड़ी मात्रा में निर्यात करते हैं। अब देखते हैं कृषि के अलग अलग प्रकार कौन से हैं। हमने बात की थी कि हमारे देश की कृषि एक प्राचीन आर्थिक क्रिया है और समय के साथ साथ खेती करने के तरीकों में बहुत बदलाव आया है। और यह बदलाव क्यों आया है? प्रमुख रूप से एक तो भौतिक विशेषताएं भारत में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की है। मतलब कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, कहीं की मिट्टी काली है, कहीं की मिट्टी जलोढ़ है, कहीं रेतीली मिट्टी मिलती है और भारत में अलग अलग क्षेत्रों में जलवायु भी अलग अलग प्रकार की है। तो भौतिक विशेषताएं अलग अलग होने की वजह से भारत में अलग अलग कृषि के प्रकार हमें देखने को मिलते हैं। तकनीकी साथ ही तकनीकी ज्ञान में भी बदलाव आया है, तकनीकी ज्ञान का भी विकास हुआ है। पहले हम छोटे छोटे औजारों से खेती किया करते थे, समय के साथ तकनीकी विकास होता है और अब हमारे पास खेती करने के लिए अलग अलग प्रकार की तकनीकी मशीनें हैं। तो तकनीकी ज्ञान के आधार पर भी हम कह सकते हैं कि कृषि के अलग अलग प्रकार देखने को मिलते हैं। साथ ही सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार भी भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की कृषि की जाती है। कौन कौन सी मुख्य प्रकार है भारत में जो वर्तमान में किए जा रहे हैं? पहला है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, दूसरा है गहन जीविका कृषि, तीसरा है वाणिज्यिक कृषि और चौथा है रोपण कृषि। एक एक करके इन प्रमुख 4 कृषि के प्रकारों को समझते हैं। पहला है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। नाम से समझ में आ जाएगा कि इस प्रकार की खेती में इतना ही फसल का उत्पादन किया जाता है कि अपने अपने परिवार और आसपास के लोगों का पेट भरा जा सके, जीवन निर्वाह किया जा सके। तो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि में छोटे छोटे खेत होते हैं और जिन औजारों का उपयोग किया जाता है वो भी प्राचीन प्रकार के हैं, प्रारंभिक प्रकार के हैं और इसमें हम सीधे तौर पर जो प्राकृतिक दशाएं हैं, जो हमें वर्षा से पानी मिलता है, मिट्टी की जो प्राकृतिक उर्वरता है, उन पर निर्भर रह के ही फसल का उत्पादन किया जाता है। तो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि छोटे भूखंडों पर की जाती है, छोटे छोटे खेत होते हैं और इसमें जो प्रारंभिक प्राचीन आदिम कृषि औजार थे उनकी मदद से ही खेती की जाती है। जैसे कि लकड़ी के हल के माध्यम से, डाव के माध्यम से, खुदाई करने वाली जो छोटी छोटी छड़ें होती है उनके माध्यम से ही खेती की जाती है और इसमें परिवार के सदस्य ही श्रमिकों के तौर पर काम करते हैं। तो परिवार या समुदाय श्रम की मदद से ही यह खेती की जाती है। इसमें मानसून की वर्षा पर ही निर्भरता होती है, मतलब प्राकृतिक जो स्थिति है उसी पर निर्भर रहकर ही खेती की जाती है। बाहर से अलग से कोई चीज का उपयोग नहीं किया जाता है। मिट्टी की जो प्राकृतिक रूप से उपजाऊपन है उसी का उपयोग किया जाएगा। साथ ही फसल उगाने के लिए जो पर्यावरणीय परिस्थितियां हैं उन्हीं की उपयुक्तता देखकर खेती की जाती है। तो छोटे खेत होते हैं, आदिम प्रकार के कृषि औजारों का उपयोग करके खेती की जाती है, परिवार या समुदाय के लोग मिलकर ही इसमें खेती करते हैं और प्राकृतिक परिस्थिति के आधार पर वर्षा कैसी हो रही है, मानसून पर ही निर्भर है, मिट्टी की जो प्राकृतिक उर्वरता है, प्राकृतिक उपजाऊपन है, उसी पर निर्भर रहा जाता है। जीवन निर्वाह कृषि है, इसमें एक स्पेशल प्रकार की खेती हमें देखने को मिलती है, मुख्य रूप से पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों में, जिसे कहा जाता है कृंतक दहन प्रणाली। इसे काटो और जलाओ खेती या फिर झूम खेती भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें किसान भाई क्या करेंगे कि कहीं पर प्राकृतिक वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे लगे होंगे उसको काट देंगे, फिर उनको जला देंगे। उनके जलने से जो राख बनती है वो उस जमीन पर डाल देंगे और ये राख एक तरीके से खाद के रूप में काम करेगी। फिर इस जमीन पर 2-3 साल खेती करेंगे। जब 2-3 साल बाद इसका प्राकृतिक उपजाऊपन, इस जमीन का प्राकृतिक उपजाऊपन कम हो जाएगा तो फिर ये किसान भाई नई जमीन की तलाश में आगे बढ़ेंगे और आगे भी यही काम करेंगे। वहां पे जो पेड़ पौधे लगे होंगे उसको काटेंगे, जलाएंगे, उससे जो राख बनेगी उस जमीन पर छोड़ देंगे, वहां पर 2-3 साल खेती करेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार की खेती को क्या कहा जाता है?
कर्तन और दहन प्रणाली या काटो और जलाओ खेती, और भारत के अलग अलग क्षेत्रों में इसके अलग अलग नाम है। मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी भारत में इसे झूम खेती या झूमिंग भी कहा जाता है। तो कर्तन दहन प्रणाली, किसान एक भूखंड को साफ करते हैं, एक जमीन के हिस्से पर जो भी पेड़ पौधे लगे होते हैं उसको साफ करते हैं और उस पेड़ पौधे को जलाकर जो राख बनी उस राख को उस जमीन पर डालकर ही खेती करते हैं। तो वो अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए अनाज और दूसरे खाद्य फसलों का उत्पादन करते हैं। और जब मिट्टी का उपजाऊपन कम हो जाएगा, उसकी उर्वरता कम हो जाएगी, तो किसान भाई क्या करेंगे? कृषि के लिए एक नए भूखंड की तलाश में आगे बढ़ेंगे और उस पर भी दोबारा ये क्रिया दोहराएंगे। कृषि के इस स्थानांतरण से प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है। तो एक जगह से दूसरी जगह जाने पर, भाई इस जगह पर 2-3 साल खेती की, अब इससे स्थानांतरित होकर दूसरी जमीन पर बढ़ गए, यानी कि आप स्थानांतरण कर रहे हो खेती में। तो इस स्थानांतरण द्वारा मिट्टी की जो प्राकृतिक रूप से उर्वरक शक्ति होती है, मिट्टी का जो प्राकृतिक उपजाऊपन रहता है वो बरकरार रहता है और धीरे धीरे बढ़ जाता है। लेकिन इसमें उत्पादकता कम होती है, मतलब प्रति इकाई क्षेत्रफल पर आपको कम फसल देखने को मिलती है। प्रति इकाई जो क्षेत्रफल है उस पर आपको कम कृषि उपज, कम फसल देखने को मिलती है। इसका कारण क्या है? क्योंकि कोई भी आधुनिक तकनीक या फिर किसी रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें पेड़ों को जलाकर, पौधों को जलाकर जो राख बनती है उसी का मोटे तौर पर उपयोग किया जाता है और जो पारंपरिक कृषि औजार है उसी का इस्तेमाल करके खेती की जाती है। तो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में इसे हम अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में इसे झूमिंग कहा जाता है, मुख्य रूप से असम, नीचे मेघालय, इधर मिजोरम, नागालैंड, इसमें इस प्रकार की कर्तन दहन प्रणाली को झूमिंग कहा जाता है। मणिपुर में इसे पामलू के नाम से भी जाना जाता है। इधर छत्तीसगढ़ की तरफ आओगे, मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में, तो इसे दीपा कहा जाता है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी इस प्रकार की खेती को दीपा कहा जाता है। ये खेती का ये जो तरीका है, पुराना तरीका, ये सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में भी इस प्रकार की खेती की जाती है, लेकिन इसके नाम अलग अलग है। जैसे कि मैक्सिको और मध्य अमेरिका वाले क्षेत्र में इस प्रकार की खेती को मिल्पा कहा जाता है। वेनेजुएला, जो कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक इंपॉर्टेंट देश है, वहां पर इस प्रकार की खेती को कोनू को कहा जाता है। ब्राजील, ये भी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एक इंपॉर्टेंट देश है, यहां पर इसे रोका कहा जाता है। मध्य अफ्रीका में इसे मसोले कहा जाता है, जबकि इंडोनेशिया एक द्वीप समूह वाला देश है, वहां पर लदांग कहा जाता है और वियतनाम में इसे रे कहा जाता है। तो विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में भी इस प्रकार की कर्तन दहन प्रणाली वाली खेती की जाती है, लेकिन नाम अलग अलग है। भारत में भी प्रारंभिक खेती अलग अलग क्षेत्रों में की जाती है और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश में प्रारंभिक खेती को बेबर या दैया कहा जाएगा। नीचे आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडा कहा जाएगा। पश्चिमी घाट, भारत के प्रायद्वीपीय हिस्से में पश्चिम की तरफ ये जो पहाड़ है उसे पश्चिमी घाट बोला जाता है। तो पश्चिमी घाट में प्रारंभिक प्रकार की खेती को कुमारी कहा जाता है। हिमालय वाले क्षेत्र में, जो हिमालय का पहाड़ी क्षेत्र है मुख्य रूप से भारत के उत्तर की तरफ, वहां पर इस प्रकार की खेती को खिल कहा जाता है। झारखंड में इसे कुरवा कहा जाता है और राजस्थान का जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है वहां पर इस प्रकार की खेती को वालरे या वाल्ट्रे कहा जाता है। जबकि उड़ीसा में इसे पामाडाबी, कोमान, बरीका, इन नामों से जाना जाता है। तो आदिम प्रकार की कृषि या जीवन निर्वाह कृषि, जिसे हम प्रारंभिक खेती का रूप भी कह सकते हैं, भारत में अलग अलग क्षेत्रों में की जाती है, लेकिन इनके नाम अलग अलग है। दूसरे प्रकार की कृषि है गहन जीविका कृषि। इसमें खेती में गहन तरीके से फसल का उत्पादन किया जाता है। गहन तरीके से मतलब प्रति इकाई क्षेत्रफल में ज्यादा फसल लेने की कोशिश की जाती है। तो जिन क्षेत्रों में जनसंख्या ज्यादा है वहां पर खेती से प्रति इकाई क्षेत्रफल से ज्यादा फसल लेने की कोशिश की जाती है। और किस तरीके से की जाती है?
प्रमुख रूप से इसमें सिंचाई का बड़ा उपयोग होता है। रासायनिक उर्वरक, रासायनिक कीटनाशक, इनका भी बड़ी मात्रा में प्रयोग किया जाता है। और गहन जीविका कृषि की जरूरत क्यों पड़ती है? आप जानते होंगे कि किसी किसान भाई के पास कोई जमीन होती है, जब इसके बच्चे होते हैं, प्रमुख रूप से जो पुत्र होते हैं, उनमें इन जमीन को बांट दिया जाता है। तो मान लीजिए कि इस किसान भाई के 2 पुत्र हैं और किसान भाई के पास 100 बीघा जमीन है, तो वो अपने 2 पुत्रों में बराबर बराबर इस जमीन को बांट देगा, यानी कि एक एक पुत्र के पास 50-50 बीघा जमीन आ जाएगी। और जब इनके भी बच्चे होंगे आगे जाकर, तो ये जमीन और बढ़ जाएगी। यानी कि समय के साथ साथ किसान भाइयों के पास जमीन के छोटे छोटे हिस्से ही रह जाते हैं और जमीन के छोटे छोटे हिस्सों पर खेती करना ज्यादा लाभदायक नहीं होता है। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल में किसान भाई ज्यादा से ज्यादा खेती लेने की कोशिश करता है, ताकि जीवन यापन भी हो सके और इसे बाजार में बेचकर पैसा भी कमाया जा सके। तो इस प्रकार की खेती को बोला जाता है गहन जीविका कृषि। तो ये उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पर जमीन पर जनसंख्या का दबाव ज्यादा होता है, जनसंख्या जब बढ़ने लगती है। तो ये एक प्रकार की श्रम गहन खेती है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा श्रम लगता है और इसमें अधिक उत्पादन किया जाता है। कैसे किया जाता है? ज्यादा से ज्यादा कृत्रिम रूप से पानी पिलाया जाता है, कुओं के माध्यम से, ट्यूबवेल के माध्यम से, नहरों के माध्यम से, यानी कि इसमें ज्यादा सिंचाई की जाती है। और साथ ही इसमें जैव रासायनिक की मात्रा भी बहुत ज्यादा दी जाती है। अलग अलग प्रकार के रासायनिक उर्वरक, अलग अलग प्रकार के रासायनिक कीटनाशक, इनका इस्तेमाल किया जाता है। और इस प्रकार की खेती की क्यों जाती है? हम जानते हैं कि विरासत के अधिकार के अंतर्गत पीढ़ी दर पीढ़ी जमीन का हिस्सा छोटा होता जाता है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी भूमि का विभाजन होता है, जिससे कि खेतों का आकार छोटा होता जाता है। जैसे जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ेगी, जमीन प्रति व्यक्ति के पास में कम होती जाएगी। और जैसा कि मैंने बताया कि कम जमीन पर खेती करना ज्यादा लाभदायक नहीं रहता है, अलाभप्रद रहता है। और किसान भाइयों के पास कोई दूसरा रोजगार नहीं होता है, कोई वैकल्पिक रोजगार नहीं होता है, तो वो अपनी इस छोटी जमीन पर भी ज्यादा से ज्यादा फसल लेने की कोशिश करेंगे, अपने खेती को गहन तरीके से खेती करने की कोशिश करेंगे। तो वैकल्पिक रोजगार के अभाव में किसान सीमित भूमि से ज्यादा पैदावार लेने की कोशिश करते हैं, जिससे कि कृषि भूमि पर बहुत ज्यादा दबाव बढ़ता है। तो कृषि पर दबाव बढ़ने का एक प्रमुख कारण क्या है? खेतों का आकार छोटा होना, प्रमुख रूप से विरासत के अधिकार की वजह से और जनसंख्या के बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से। खेती का, कृषि का तीसरा प्रकार है वाणिज्यिक कृषि। इसमें फसलों का उत्पादन मुख्य रूप से मुनाफा कमाने के लिए किया जाता है, यानी कि फसलों का उत्पादन बहुत ज्यादा किया जाता है। और कैसे किया जाता है? बहुत सारे रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाएगा, रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल किया जाएगा, सिंचाई के अलग अलग साधनों का बड़े स्तर पर प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा उच्च उत्पादकता वाले बीज, यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी वाले सीड्स, ऐसे बीज जिनसे ज्यादा फसल पैदा होती है, इनका इस्तेमाल किया जाएगा। अलग अलग तकनीकी मशीनों का प्रयोग किया जाएगा और इस प्रकार कृषि में फसलों का उत्पादन बहुत ज्यादा करके मुनाफा कमाया जाएगा। लेकिन इस वाणिज्यीकरण का स्तर भारत के हर क्षेत्र में अलग अलग प्रकार का, उदाहरण के माध्यम से समझिए, जैसे कि चावल भारत की एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है, तो पंजाब और हरियाणा में बड़ी मात्रा में चावल का उत्पादन किया जाता है, यहां पर एक वाणिज्यिक फसल है। जबकि उड़ीसा वाले क्षेत्र में चावल सिर्फ जीवन यापन वाली ही फसल है। तो वाणिज्यिक कृषि में फसलों की बहुत ज्यादा पैदावार की जाएगी, फसलों का बहुत ज्यादा उत्पादन किया जाएगा। तो प्रमुख रूप से आधुनिक निवेशों की उच्च मात्रा का उपयोग करके ज्यादा से ज्यादा पैदावार लेने की कोशिश की जाएगी। ये आधुनिक निवेश क्या हो गए? यानी कि हम अपनी खेती में कुछ पैसा लगा रहे हैं। कैसे लगा रहे हैं पैसा? प्रमुख रूप से हम अधिक पैदावार देने वाले बीज खरीद रहे हैं, जो कि ज्यादा उत्पादन देंगे। हम ज्यादा से ज्यादा रासायनिक उर्वरक, रासायनिक कीटनाशक,
इनको खरीद रहे हैं और इनको खेतों में प्रयोग कर रहे हैं। सिंचाई के लिए हम बड़ी मात्रा में पैसा खर्च करके अपने खेतों में ज्यादा पानी देने की कोशिश कर रहे हैं और इस प्रकार हम ज्यादा से ज्यादा फसलों का उत्पादन करके मुनाफा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे ही बोला जाता है वाणिज्यिक कृषि। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है। जैसे कि चावल की ही बात ही कीजिए कि पंजाब, हरियाणा, इन राज्यों में चावल एक वाणिज्यिक फसल है, जबकि चावल उड़ीसा राज्य में सिर्फ जीविका फसल है। इतनी ही पैदा की जाती है या इतनी ही पैदा होती है कि किसान के परिवार और उसके आसपास के समुदाय का जीवन यापन हो सके। कृषि का चौथा प्रकार है रोपण कृषि। ये रोपण कृषि जो है वो वाणिज्यिक कृषि का ही एक प्रकार है। जैसे कि वाणिज्यिक कृषि में हमने देखा कि बड़ी मात्रा में फसल का उत्पादन किया जाता है और इन फसलों को बाजार में बेचकर ज्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश की जाती है। लेकिन रोपण कृषि में एक चीज और जुड़ जाती है, एक चीज और ऐड हो जाती है कि इसमें खेत बहुत ज्यादा बड़े बड़े होते हैं, बहुत ज्यादा श्रमिक मजदूर यहां पर काम करते हैं, बहुत ज्यादा इसमें पैसा लगता है, बहुत ज्यादा इसमें तकनीकी ज्ञान भी चाहिए होता है, बहुत सारे मैनेजर भी होते हैं जो कि कृषि मजदूरों का ध्यान रखते हैं और इस प्रकार की खेती में साल दर साल एक ही प्रकार की फसल बोई जाती है। उदाहरण के तौर पर चाय को समझिए, तो चाय के बागान बहुत बड़े बड़े होते हैं। चाय के बागानों में बहुत सारे कृषि श्रमिक, कृषि मजदूर काम करते हैं। इन मजदूरों का ध्यान रखने के लिए, पूरे प्रोसेस का ध्यान रखने के लिए बहुत सारे मैनेजर भी लगे होते हैं, तकनीकी नॉलेज भी चाहिए होता है। चाय के बागानों में साल दर साल सिर्फ चाय की फसल ही बोई जाती है। तो रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है। इसमें बड़े क्षेत्र होते हैं और इन बड़े क्षेत्रों में एकल फसल उगाई जाती है, एक ही प्रकार की फसल उगाई जाती है। और रोपण कृषि जो है वो कृषि और उद्योग के बीच का एक अंतरापृष्ठ है। ये कृषि भी है और एक प्रकार का उद्योग भी है। इस प्रकार की कृषि में जो भी पैदावार की जाती है वो प्रमुख रूप से उद्योगों के कच्चे माल के तौर पर जाती है, या फिर ऐसा होगा कि जहां पर ये बागान होंगे, जहां पर ये बड़े बड़े खेत होंगे, वहीं पर उद्योग के तौर पर कोई क्रिया चल रही होगी और इन खेतों से ये कच्चा माल निकाल कर इन उद्योग में प्रयोग में लाया जाता होगा। तो रोपण कृषि कृषि और उद्योगों के बीच का एक अंतरापृष्ठ है। रोपण कृषि के लिए व्यापक क्षेत्र की जरूरत पड़ती है, बहुत बड़े बड़े क्षेत्र की जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है और बहुत ज्यादा श्रमिकों की जरूरत पड़ती है। और प्रमुख रूप से रोपण कृषि में जो भी पैदावार की जाती है वो पूरी की पूरी कहीं ना कहीं कच्चे माल के रूप में प्रयोग की जाती है अलग अलग उद्योग में। रोपण फसलें भारत की जो प्रमुख देखें वो है चाय, कॉफी, इनके बड़े बड़े बागान होते हैं, साल दर साल एक ही एक फसल उगाई जाती है। इसी प्रकार रबड़ हो गया, गन्ना हो गया, केला हो गया, ये भारत की कुछ प्रमुख रोपण फसलें हैं। बात की जाए चाय की, तो चाय असम क्षेत्र में सबसे ज्यादा पैदा होती है भारत में। हाँ, पश्चिम बंगाल में भी बड़ी मात्रा में चाय का उत्पादन होता है। अगर कॉफी की बात की जाए तो कॉफी दक्षिणी भारत के कर्नाटक राज्य में सबसे ज्यादा पैदा होती है। इस रोपण कृषि के विकास में किन चीजों का ज्यादा योगदान होता है? एक तो परिवहन और संचार के साधनों का अच्छा विस्तार होना चाहिए, अच्छा विकास होना चाहिए और इनके माध्यम से जो बागान क्षेत्र है, जो प्रसंस्करण उद्योग है, मतलब जो बागान क्षेत्रों में पैदा हुई फसल को प्रसंस्कृत करते हैं, इसको कुछ प्रोसेस करते हैं, उनका अच्छा संपर्क होना चाहिए और बाजारों का भी अच्छा संपर्क होना चाहिए। तो रोपण कृषि वहां पर ज्यादा विकसित होती है जब परिवहन और संचार के साधनों के माध्यम से जो बागान क्षेत्र है, जो उद्योग है और जो बाजार है, इन तीनों का अच्छी तरीके से जाल बिछा हुआ हो। तो आज के इस सेशन में हमने प्रमुख रूप से कृषि की कुछ आधारभूत बातें जानी। भारत कृषि के मामले में किस प्रकार एक महत्वपूर्ण देश है,
वो समझा और प्रमुख रूप से भारत के अलग अलग क्षेत्रों में कौन कौन सी अलग अलग प्रकार की कृषि की जाती है वो देखा। तो आज की लर्निंग आउटकम क्या है कि भारत में कृषि के अलग अलग प्रकार कौन कौन से हैं। तो जो भी चीजें आज हमने समझी है उसको हम प्रश्नों के माध्यम से टेस्ट कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में कृषि भूमि पर भारी दबाव का कारण क्या है। बोला जा रहा है कि भारत में कृषि भूमि पर बहुत ज्यादा दबाव क्यों बढ़ रहा है। अ है, भूमि जोत का आकार बहुत छोटा है। ब है, उच्च जनसंख्या घनत्व है। स है, छोटे किसानों के पास अधिक उत्पादन करने के लिए तकनीक नहीं है। या द है, कम भूमि जोत वाले किसान खेती की सही तकनीक का खर्च उठाने में सक्षम नहीं है। तो भारत में कृषि भूमि पर दबाव का प्रमुख रूप से कारण यह है कि प्रति किसान के पास खेत बहुत छोटे छोटे हैं और इसका प्रमुख कारण क्या है, विरासत का अधिकार। तो भारत में कृषि भूमि पर बहुत ज्यादा दबाव का कारण है भूमि जोत का आकार बहुत छोटा होना, प्रति किसान भाई के पास जमीन छोटी छोटी होना, जिसकी वजह से अपनी कृषि अलाभप्रद होती है। ऑप्शन नंबर अ अपना सही जवाब हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, सबसे उपयुक्त विकल्प चुनकर रिक्त स्थान भरें। 4 विकल्प दिए हुए हैं और प्रश्न में एक रिक्त स्थान दिया हुआ है, हमें सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान को भरना है। अब रिक्त स्थान कैसे भरना है, क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। कह रहा है, गहन जीविका कृषि में श्रम प्रधान और मशीन आधारित होती है। तो इसी प्रकार नीचे प्रारंभिक कृषि किस प्रकार की होती है। बोला जा रहा है कि जो गहन जीविका कृषि होती है वो श्रम प्रधान होती है, बहुत ज्यादा श्रम लगता है और मशीन का भी उपयोग ज्यादा होता है। तो प्रारंभिक कृषि किस प्रकार की होती है। 4 ऑप्शन है, मशीन आधारित, पारंपरिक तरीकों पर आधारित, श्रम प्रधान होती है या आधुनिक तरीकों पर आधारित होती है। तो प्रारंभिक कृषि हमने देखा था कि प्रमुख रूप से पारंपरिक तरीकों पर ही आधारित होती है। ऑप्शन नंबर ब अपना सही जवाब हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, किस प्रकार की खेती में आधुनिक निवेश यानी कि उच्च उपज देने वाले बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, इन सब चीजों का अत्यधिक उपयोग होता है। बोला जा रहा है कि किस प्रकार की कृषि में ये आधुनिक निवेश का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है। अ, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि में, ब वाणिज्यिक कृषि में, स झूमिंग में या द उपयुक्त सभी में। तो हमने देखा था कि ऐसे उच्च उपज देने वाले बीज, रासायनिक उर्वरक, रासायनिक कीटनाशक, इनका प्रयोग प्रमुख रूप से वाणिज्यिक कृषि में ज्यादा किया जाता है। ऐसी कृषि जिसमें फसलों का उत्पादन बहुत ज्यादा किया जाता है और इनको बाजार में बेचकर बहुत ज्यादा मुनाफा कमाया जाता है। ऑप्शन नंबर ब अपना सही जवाब हो जाएगा। तो आशा है कि आज के इस सेशन में जो भी हमने पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के इस सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।